हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन पे चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजली में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्या करेंगे? आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। नाम है चैप्टर का मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हो उसे। चैप्टर हमारा रहेगा मैट्रिसेस और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस मैट्रिक्स एक ही है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखने वाले, डेफिनेशन देखेंगे, कुछ आइडेंटिटी देखेंगे मैट्रिक्स की। एंड आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब कितने टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, उनको आज क्लासरूम में डिस्कस किया जाएगा। यहां देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन पर पूरा ध्यान देना है आपको। ठीक है, आपको यहीं से पता चलेगा कि मैट्रिसेस को लिखते कैसे। अ सेट ऑफ m इंटू एन नंबर्स। क्या होता है? एक सेट होता है m इंटू एन नंबर्स का। जैसे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। इस टाइप से m इंटू एन नंबर्स रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। रियल आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स भी आपको पता ही है। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में ये जो नंबर रहते हैं वो अरेंज रहते हैं। ठीक है, हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। यहां पर m इंटू एन में जो m है वो क्या है? रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो n है, यहां पर जो m है वो नंबर ऑफ रो, और जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, या फिर आप इसे बोल सकते हो m क्रॉस n, आपको जो ठीक लगे। मैं m क्रॉस n बोलता हूं, लेकिन बुक्स में कई बार लिखा हुआ आता है m बाय n, तो आपको पता होना चाहिए हम m बाय n भी बोल सकते हैं। ऑफ एन m बाय n मैट्रिक्स। आप इसे क्या बोलोगे? जैसे कोई हमने एक रेक्टेंगुलर एरे बनाया जिसमें m रोज और n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m बाय n, या फिर m बाय n मैट्रिक्स, विच इज रीड एज m बाय n मैट्रिक्स। इस तरीके से रीड किया जाता है इसे, m बाय n मैट्रिक्स। जैसे इस एरे की हम बात करें, कितनी रो है सर? रो 1, रो 2, रो 3, ऐसे करते करते रो कहाँ तक गई? बढ़ते जा रही है रो। देखो, रो मतलब 1, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कहाँ तक गई? m रो तक। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो इनटू कॉलम। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम। इसमें कितनी रो है सर? 1 2 3 अप टू m रो, तो यहां पर आ जाएगा m n2। कितने कॉलम है इसमें सर? यदि कॉलम की बात करें तो कॉलम तो ये होंगे। हाँ बिल्कुल ये होंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, अप टू n कॉलम तक जा रहा है। ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यहाँ पर कॉलम की जगह क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या बना? m बाय n, या फिर m क्रॉस n। ठीक है, इतना समझ में आया? इसे कहते हैं ऑर्डर। और ये आपका जो एरे था जिसमें आपने m इंटू n एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखा, ये क्या कहलाएगा? m बाय n मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें आसान थी। अब यहाँ देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा अभी। क्या बोला गया है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसके पास 12 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर? कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इट कैन हैव? मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें टोटल 12 एलिमेंट्स है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं आपको ये बताना है। व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर इफ इट हैज 7 एलिमेंट? यदि उस 12 एलिमेंट्स की जगह 7 एलिमेंट्स है उस मैट्रिक्स में, तब इसका ऑर्डर क्या होगा? और यदि 12 एलिमेंट्स है तब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? बहुत आसान है। सबसे पहले केस 1। केस 1 में क्या आपके पास? आप बोलोगे सर केस 1 में हमारे पास है 12 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है सर? 12 एलिमेंट्स है। अब 12 एलिमेंट्स को आप अरेंज कैसे करोगे? आप बोलोगे सर इससे हमें मैट्रिक्स बनाना है, और हमने देखा था मैट्रिक्स कुछ एक तरीके से रेक्टेंगुलर एरे बनता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे बन जाएगा जिसमें m रो एंड n कॉलम होते हैं। अब 12 का फैक्टर फाइंड करो भैया, सबसे आसान है 12 के फैक्टर। सबसे पहले 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 12 को हम लिख सकते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 इंटू 12। ये लिख सकते हैं? हाँ सर ये लिख सकते हैं।
फिर 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, सर इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर दोनों एक ही है, बिल्कुल एक ही है, लेकिन मैट्रिक्स वाले केस में अलग अलग है, बताऊंगा क्यों। फिर 12 को और क्या लिख सकते हैं, सर इस 1 की जगह हम ले लेंगे 2, जैसे हम 2 लेंगे तो हमको 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो हमें 12 मिलेगा। अब इसको रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 2, हुआ कि नहीं हुआ। आगे और केस देखते हैं ना, हमने 2 लिया, अब ले लीजिए 3 लेंगे तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको फिर से रिवर्स करके लिख देंगे 4 इंटू 3, 1 लिया, 2 लिया, 3 ले लिया, ठीक है 3 ले लिया। अगर हम 4 लेंगे तो 4 इंटू 3 वाला केस बनेगा सर, ठीक है। 5 ले सकता हूँ, नहीं सर 5 का ऐसा कोई मल्टीपल नहीं मिल रहा है इंटीजर जिसे मल्टीप्लाई करें 5 को हमें 12 मिल जाए। 6, हाँ सर 6 के साथ मिल सकता है 2, लेकिन वो वाला केस तो हम यहाँ पर कवर कर चुके। 7 सर 7 के साथ नहीं है, 8 के साथ भी कोई फैक्टर अब नहीं है, ना ही 9 के साथ है, ना ही 10 और ना ही 11, अब ना ही कोई 12 के साथ है, बस इतने ही फैक्टर बनेंगे, ये बन गए। अब ऑर्डर कैसे लिखोगे, देखो सबसे बड़ी चीज़ है ऑर्डर लिखना। तो आप बोलोगे सर ये m क्रॉस n ही लिखा हुआ है सर, एक तरीके से m क्रॉस n लिखा है कि नहीं लिखा है, m क्रॉस n या फिर m बाय n मैट्रिक्स। m क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो m की वैल्यू किसके इक्वल है सर 1 के इक्वल, n की वैल्यू किसके इक्वल है 12 के इक्वल, मतलब m क्या था रो, एक ही रो होंगी, इसका मतलब ये हो गया। n मतलब 12, मतलब कॉलम कितने होंगे 12 होंगे। तो यदि मैं इसका एग्जांपल लूँ 12 वाले का, पहले वाले को यदि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ है ना, बाकी तो आपको समझ में आ जाएंगे। 1 इंटू मैंने 12 लिखा, आप बोलोगे सर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m बाय n, ठीक है भैया m बाय n होता है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ रो कितने, सर नंबर ऑफ रो मतलब m होता है, फर्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे m की वैल्यू 1 आ गई, नंबर ऑफ कॉलम n होता है, n को हम सेकंड वाले से कंपेयर करेंगे सो n की वैल्यू आ गई 12। नंबर ऑफ रो कितने 1, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 12, तो नंबर ऑफ रो ये बना लिया नंबर ऑफ रो, एक ही रो होना चाहिए, हाँ सर एक ही रो। इसी रो में कितने एलिमेंट होंगे 12 एलिमेंट होंगे। तो मान लेते कि वो एलिमेंट a1 a2 a3 अप टू a12 थे, तो आप पुट कर सकते हो a1 a2 a3 अप टू a11 a12, बन गई। इसका ऑर्डर क्या होगा सर, इसका ऑर्डर होगा रो इंटू कॉलम, रो तो 1 ही है, ठीक है, कॉलम कितनी है सर 12 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 12। तो ये मैंने पहला वाला सॉल्व किया था, ऐसे आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हो। सर एक और सॉल्व करवा दीजिए, ये वाला लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला कर देते, यही कर देता हूँ लास्ट वाले को सॉल्व। यहाँ ध्यान दीजिए पूरी तरह, बोर्ड पे ध्यान दीजिए पूरी तरीके से ना। 12 को हमने क्या लिखा 4/3, 4/3, 4/3 क्या होगा सर, ये तो ऑर्डर बन गया, और मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m बाय n। m मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितनी भैया सर, कंपेयर करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया। n मतलब सेकंड, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करेंगे तो क्या आया 3 आ गया, ये लिख दिया आपने। नंबर ऑफ रो कितनी है 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, इतना समझ में आया, हाँ सर इतना समझ में आ गया हमें। m की वैल्यू कितनी है 4, मतलब नंबर ऑफ रो 4, तो मैट्रिक्स जो बनने वाली है उसमें 1 2 3 और 4 रो होंगी, इतनी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई सर। n मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितनी 3, तो आप बोलोगे सर 3 कॉलम बनेगी, तो बना दो यहाँ पर 3 कॉलम, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी, बनेगी नहीं बनी, हाँ सर ये बन गई, और ये आपका मैट्रिक्स बन गया है भैया। आप बोलोगे सर एलिमेंट्स तो आपने लिखे ही नहीं, लिख देंगे, थोड़ा सा वेट करो। अब एलिमेंट्स कहाँ कहाँ लिखने, जहाँ पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा हो, देखो मिल रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, हाँ सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब इस रेक्टेंगुलर एरो को याद रखो और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको याद रखो। यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की ना, 4 लाइन यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पर, इनको भूल जाओ। तो क्या बनेगा ये, आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल ऐसे एलिमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे, यही दिखाई दे रहे थे, हाँ सर यही दिखाई दे रहे थे। तो ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये क्या आ जाएगा सर a1 a2 a3 से लेके a12 तक के एलिमेंट से, तो यहाँ पर आ जाएगा a1, यहाँ पर आ जाएगा a2, यहाँ पर आ जाएगा a3। फिर सर a4 यहाँ आएगा, a5 यहाँ आएगा और a6 यहाँ आ जाएगा, और a7 को हम यहाँ पर पुट करेंगे, a8 को यहाँ पर, a9 को यहाँ, a10 यहाँ पर आएगा, a11 यहाँ आएगा, a12 यहाँ आ जाएगा। आसान था कि नहीं, बन गया आपका मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ मुझे, ऑर्डर क्या होगा। आप बोलोगे सर इसका ऑर्डर हमने जो पढ़ा था मैट्रिसेस का वो था m बाय n, m मतलब नंबर ऑफ रो,
एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो कितनी है सर, टोटल 4 रो है, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया 4 इंटू एन, एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने 1 2 3, तो इसका ऑर्डर आ गया 4/3। तो ये दो मैंने बनाए, एक फर्स्ट वाला बना दिया, एक सबसे लास्ट वाला मैंने बना के दिखाया। उनने सिर्फ अपने से ऑर्डर पूछा था, तो ऑर्डर की बात करें तो 1x2 मतलब 1/2, सॉरी 1/12, 2 क्या बोल रहा हूँ मैं, 1/12, 12/1, 2/6, 6/2, 4/3, 3/4, टोटल इतने ही मैट्राइसेस बनेंगे यदि 12 एलिमेंट्स है, तो इसके ऑर्डर 1 2 3 4 5, टोटल 6 मैट्रिक्स बनेंगे, और इनके ऑर्डर तो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये हो गया। क्या 7 वाला बना सकते हो? हाँ सर 7 वाला तो और भी आसान है। क्या करोगे 7 वाले के साथ? सर 7 के फैक्टर फाइंड कर लेंगे। यदि 7 एलिमेंट्स हुए तो 7 एलिमेंट्स हुए तो सर इसके हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 7 को क्या क्या लिख सकता हूं सर, 7 × 1 लिख सकते हैं सबसे पहले तो, और 1 × 7 लिख सकते हैं। अब यदि मैं 1 की जगह 2 लूंगा तो 2 के साथ कोई इंटीजर ऐसा मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं कि मैं 7 मिलेगा? नहीं सर नहीं कर सकते। क्या 3 के साथ? नहीं, वहां भी नहीं हो पाएगा। 4 के साथ? वहीं पॉसिबल नहीं है। 5 के साथ यदि मैं किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करूँ और मुझे 7 मिल जाए, कैसा कोई केस पॉसिबल है? नहीं सर वो भी नहीं हमें दिख रहा है। 6 के साथ भी हमें ऐसा कोई केस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 7 के साथ दिखाई दे रहा है। 7 × 1, और वो तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके। तो सिर्फ 2 मैट्राइसेस ही बनेंगे। ये वाला क्या बोल रहा है आपको, ये वाला मैट्राइसेस 7/1, आप बोलोगे सर 7/1 और कुछ नहीं, m/n के इक्वल है। m नंबर ऑफ रो विच इज इक्वल टू 7, n नंबर ऑफ कॉल विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर भी m/n के इक्वल होगा। m की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएंगे? 1 के इक्वल हो जाएंगे, n की वैल्यू 7 के इक्वल हो जाएंगी। इसको आप लोग ड्रॉ करना। हमसे ऑर्डर पूछे थे, तो जब 7 एलिमेंट्स रहेंगे तो 2 ही मैट्राइसेस बनेंगे। पहले मैट्राइसेस का ऑर्डर रहेगा 1x7, या फिर 7/1 बोल सकते हो, और सेकंड वाले क्या बोल सकते हो, 1/7 बोल सकते हो। किसी को भी आप पहला बना सकते हो, किसी को भी आप दूसरा मैट्राइसेस बना के उसका ऑर्डर वहाँ पर बता सकते हो। तो टोटल 2 ही मैट्राइसेस इसके बनेंगे। यहाँ तक की चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मैट्राइसेस क्या होता है ना, थोड़ा बहुत काफ़ी, बाकी सारी चीज़ें मैं समझा दूँ आपको। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब आगे जो पार्ट अब चालू होने वाला है उसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस डिस्कस करेंगे। शायद आई थिंक 11-12 टाइप्स होंगे इसके, और बहुत आसान टाइप्स है, डरने की जरूरत नहीं। जैसा नाम में लिखा है ना रो मैट्राइसेस, बस चीज़ें ही खत्म हो गई। मैं एक्सप्लेन करूंगा रो मैट्राइसेस, बाकी सारे मैट्राइसेस आपको समझ में आ जाएंगे ना। इनके कीवर्ड जो है, इनका जो नाम है मैट्राइसेस का, उसी से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस को। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स रो वेक्टर क्या होगा सर? मैट्रिक्स तो हमें पता है रेक्टेंगुलर एरो कहते हैं, और इन्होंने बोला है रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ रो होनी चाहिए। हमारा लॉजिक तो यही कहता है। चलो पढ़ते थ्योरम क्या बोली गई है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। अगर क्वेश्चन में रो वेक्टर लिखा आ गया तो कंफ्यूज मत होना, वो रो मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं ना। इफ इट इज कंटेन ओनली 1 रो, देखो वही बात बोली जो हम सोच रहे थे, 1 रो। यदि मैट्रिक्स में सिर्फ एक सिंगल रो है तो हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर कहेंगे। दैट इज अ मैट्रिक्स। मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या रहता है कि बुक्स में इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा रहता है, बच्चे डर जाते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको ना, आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, बार बार एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑर्डर m/n is said to be row matrix if m is equal to 1। m की वैल्यू यदि 1 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा। सर कैसे बनेगा? चलो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। उन्होंने बोला a इज इक्वल टू a सबस्क्रिप्ट ij ऑर्डर m/n, ये बोला, और ये रो मैट्रिक्स बनेगा इफ m इज इक्वल टू 1, तब ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा। क्यों भैया m की वैल्यू 1 पुट करने पे ये रो मैट्रिक्स क्यों बन रहा है, ये बताओ। सर बहुत आसान है, m तो रो को रिप्रेजेंट करता है ना, और रो मैट्रिक्स में हमने अभी पढ़ा था कि रो तो 1 होती है, सिर्फ एक सिंगल रो होनी चाहिए। जब एक सिंगल रो होनी चाहिए तो m की वैल्यू क्या होंगी? 1 के इक्वल ही होंगे ऑब्वियसली। तो यदि ये रो मैट्रिक्स है, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a ऑफ ij, m की जगह क्या आ जाएगा? 1/n। आया समझ में? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो मैट्रिक्स को। अगर ये कहीं लिखा हुआ दिख जाए समझ जाना, यहाँ पर m होना चाहिए था, m की वैल्यू तो 1 है, m रिप्रेजेंट करता है रो को, और रो की वैल्यू 1 है, मतलब एक सिंगल रो ही बनने वाली है इस मैट्रिसेस में, तो ये रो मैट्रिक्स है। आया समझ में? आइडेंटिफाई करता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर।
सर रो मैट्रिक्स समझ में आ गया, ये भी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। आ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर कहेंगे इफ इट इज कंटेंट ओनली वन कॉलम, दैट इज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए सबस्क्रिप्ट आई जे ऑर्डर m बाय n। फिर से वही चीज आ गई। अब मुझे बताओ, आगे हम नहीं पढ़ रहे, ये आपको गिवन है, ये मैट्रिक्स नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, गिवन है। उन्होंने बोला एक कॉमन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कब करेगा सर, बहुत आसान है, m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, और इन्होंने बोला है कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक सिंगल कॉलम होनी चाहिए, मतलब n की जगह 1 आना चाहिए। देखते आगे क्या लिखा है इन्होंने, इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ n इज इक्वल टू 1। वही चीज जो हम बोल रहे हैं, आया समझ में, वही चीज हमने जो सोची वही चीज उन्होंने यहाँ पर लिख दी। तो इसको आप खुद करोगे, जो मैंने यहाँ पर करा था ना, इस टाइप से आप खुद करोगे ना। यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे यदि n की जगह 1 आ जाए तो ये मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम मैट्रिक्स को या फिर कॉलम वेक्टर को। आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सर रेक्टेंगुलर से कुछ याद आ रहा है कि रेक्टेंगल बनना चाहिए, यही होगा ना। तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा बताओ, कुछ माइंड में आइडिया चल रहा है कि हाँ इस तरीके से रेक्टेंगल बनता है। छोड़ो, थ्योरम पढ़ते हैं ना, थ्योरम से समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ द नंबर ऑफ रोज, यदि नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, यदि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हमने प्रॉपर्टी पढ़ी सर, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। आया समझ में। यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है, अलग अलग कैसे सर, चलो मैं एक एग्जांपल या दो एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है सर, 1 1 2 3 1 4, ये एलिमेंट्स आपको गिवन है। अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। आप बोलोगे सर ऑर्डर होता है m बाय n, m मतलब होता है रो, n मतलब होता है कॉलम। तो रो की यदि बात करें तो एक रो और दूसरी रो, दो ही रो मिल रही है, तो m की जगह 2 आ जाएगा, फिर आएगा n, n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितनी होगी 1 2 3, सर टोटल 3 कॉलम्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पर देखो m और n क्या इक्वल है, आप बोलोगे नहीं सर m और n इक्वल नहीं है, m की वैल्यू 2 है n की वैल्यू 3 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। आया कि नहीं आया समझ में, हाँ सर आ गया। सर ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हो कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक और मैट्रिक्स B है जो कि रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स हमें समझ में आ गया कि उसमें सिर्फ एक ही रो होंगी, एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, तो 1 रो मतलब रो तो 1 है रो मैट्रिक्स में, तो m की जगह क्या आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम कितने सर टोटल 4। सर ये रो मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, हाँ भैया रो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, बिल्कुल होगा। तो सर इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोले या रो मैट्रिक्स बोले, डाउट हो रहा है हमको थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाए और जैसे सिंगल चॉइस क्वेश्चन आ गया ना, मान लो सिंगल चॉइस ही, एक सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है और वहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर एंड रो मैट्रिक्स दोनों दे दिए जाए, तो आपको रो मैट्रिक्स पे मार्क करना है। क्यों सर, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। चलो ठीक है, एक लॉजिक बताता हूँ। आपने ट्यूबलाइट एक मूवी आई थी आई थिंक सलमान खान की, वो देखिए, और एक मूवी आई थी जीरो शाहरुख खान की, वो भी आपने देखी होंगी। दोनों मूवी फ्लॉप थी, ठीक नहीं थी फ्लॉप, हाँ सर, और अगर नहीं जानकारी तो गूगल पे देख सकते हो, दोनों मूवी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन ज़्यादा फ्लॉप कौन सी थी, जहाँ तक मुझे पता ज़्यादा फ्लॉप जीरो थी, है ना। तो जब ज़्यादा फ्लॉप की बात होंगी और दोनों मूवी का नाम लिया जाएगा तो आप क्या बोलोगे, जीरो मूवी ज़्यादा फ्लॉप थी, यही था ना। सेम यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। अगर आपको बोला जाए कि ये रो मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर, तो आप बोलोगे सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो बहुत टाइप के होते हैं, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, और भी हम कहीं बना लेंगे वो भी रेक्टेंगुलर है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ये वाला ही हमें दिख रहा है जो रो है, बाकी ये रो थोड़ी नहीं है। तो ज़्यादा सही क्या होगा, उसको रो मैट्रिक्स बोलना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि रो मैट्रिक्स से हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि उसमें सिर्फ एक रो है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम डिफाइन नहीं कर रहे कितनी रो होंगी, नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितनी भी हो सकते हैं, लेकिन बस कंडीशन क्या थी, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है,
कि नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए, तो ज़्यादा सही इसको कहना होगा रो मैट्रिक्स, लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल हो सकता है। आया आपको समझ में? ऐसे सर कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप लिख देना। अगर जैसे इस क्वेश्चन की बात करो तो मल्टीपल चॉइस यदि क्वेश्चन आ जा रहा है ना, मल्टीपल चॉइस वाला, जिसमें से आपको एक सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट बताना है और ऑप्शन में आ गया कि ये रो मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर, तो आप बोलोगे रो मैट्रिक्स। लेकिन आपको मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आ जाए ना, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप क्या करोगे, आप रेक्टेंगुलर और रो दोनों को मार्क करोगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर हो गया हमारा। स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है सर स्क्वायर हमने देखा था, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। ये होता है ना, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है, शायद वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। पर वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, खुद भी तो सोच के देखो, क्या पता शायद ऑर्डर जो हो इसका m बाय n, उसमें m इज इक्वल टू n हो जाए, शायद ये भी तो हो सकता है। चलो थ्योरम पढ़ते पता चल जाएगा। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल्स। वही चीज़ों को जो हम सोच रहे थे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यदि इक्वल हो जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा रहे, ब्रेथ और लेंथ दोनों इक्वल होती है, वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंडीशन क्या आ जाएंगी, आप बोलोगे कंडीशन सर हो जाएंगी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। बस जहां पर आपको ये दिख जाए समझ जाना स्क्वायर मैट्रिक्स से। एक एग्जांपल करवा दूंगा मैं? हाँ सर करवा दीजिए। देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट्स है, तो आप बोलोगे सर इसका ऑर्डर तो हो जाएगा, एक ही रो है एक ही कॉलम है। यदि मैं आपसे कहूँ एक बी मैट्रिक्स है जिसके जो एलिमेंट्स है वो ये रहे, कितने एलिमेंट्स है सर? एलिमेंट छोड़िए, नंबर ऑफ रो गिनी है, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पर यदि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए, दोनों सिनेरियो में हो रहा है, तो दोनों क्या बन गई, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। एक और एग्जांपल लिख लीजिए। ये कौन सा मैट्रिक्स है सर? नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, ऑर्डर 3/3 बन गया है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आया आपको समझ में? आई होप स्क्वायर मैट्रिक्स तो बहुत आसान था, आसानी समझ में आ गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं डायगोनल्स मैट्रिक्स। देखो यहाँ से चीज़ें ना थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, थोड़ी सी मतलब शायद पता भी नहीं चले, लेकिन यदि आप कीवर्ड पर पूरा ध्यान दो, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के साथ कुछ ना कुछ भैया हो रहा है, जो कुछ हो रही प्रॉपर्टी कंडीशन अप्लाई हो रही है डायगोनल के साथ ही हो रही है। तो इतना आपको अगर ये ध्यान रह रहा है कीवर्ड और थोड़ा बहुत आप दिमाग दौड़ा लोगे, तो क्वेश्चन में अगर लिख कर आया डायगोनल मैट्रिक्स तो आप समझ जाओगे किस मैट्रिक्स की बात हो रही है ना। ये देखिए थोड़ा पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। सर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ, फिर इसके एग्जांपल हम देखते हैं ना। डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये सब क्या होते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना। मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स आपके पास है और उसका जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखोगे आप लोग है ना। ये क्या बन गई सर? ये तो डायगोनल बन गई है, बनी क्यों नहीं डायगोनल? हाँ डायगोनल एलिमेंट्स। अब सर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये तो डायगोनल हो गया। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का वैसे इसमें जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी लिखवा देता हूँ ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स या फिर माइनर डायगोनल एलिमेंट्स, लिखवा देते हैं। मान लीजिए एक बी मैट्रिक्स आपके पास है, अब क्वेश्चन में बोल दिया गया है आपको भैया ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो आप क्या बोलोगे? डायगोनल तो ये रहा, ऑफ डायगोनल मतलब इसके जस्ट अपोजिट ये वाला दिखा, इसके अपोजिट डायगोनल। आप बोलोगे सर ये रहा इसके अपोजिट वाला डायगोनल, तो ये बन गया ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और क्या क्या मैं फाइंड करना था? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो बहुत आसान है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, जो बच गए वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। चलो उसको भी अलग से लिख देता हूं मैं, आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। एक और मैं सी मैट्रिक्स बना रहा हूँ है ना,
जरूरी नहीं है ऑर्डर सी के ही हो, मतलब 3 के ही हो, सी क्या बोल रहा हूँ, ऑर्डर 3 के ही मैट्रिक्स हो। जैसे इसका ऑर्डर क्या है 3/3, 3/3 है ना, तो जरूरी ना ऑर्डर 3 के ही मैट्रिक्स हो। डायगोनल कब बनेंगी, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। पहला तो ये डायगोनल कब बनेंगी, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और 2x2 का भी हो सकता है, 1x1 का भी हो सकता है, 3x3, 4x4, 5x5, इससे ज़्यादा के भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन JEE आपको 3x3 और 4x4 पे ही रोकने की कोशिश करेगा। 3x3 पे ही उसका काम हो जाता है, उनको पता बच्चों का इतना टाइम नहीं रहता है, विथिन कुछ मिनट से रहते हैं, 2 मिनट उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो आपको 3x3 से ज़्यादा के ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं देने वाला है ना। मान लीजिए एक सी मैट्रिक्स आपके पास है जिसके एलिमेंट्स है 10, 11, 2, -2, 0, 4, -1, 0, -4। अब मुझे बताइए ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो आप बोलोगे सर डायगोनल एलिमेंट्स तो ये रहे, तो वैसे डायगोनल एलिमेंट्स ये रहे, तो जो इनको हटा देंगे हम तो जो एलिमेंट बचेंगे एक तो ये वाला है ना, और एक ये वाला, ये बन गए ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये तो डायगोनल थे। ऑफ डायगोनल नहीं, ऑफ डायगोनल तो हम देख चुके हैं, ये रहा ऑफ डायगोनल। ये क्या बन गए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना। क्या बने, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बन गए। आई होप आपको ये कीवर्ड समझ में आ गए होंगे। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो कहीं यदि क्वेश्चन में कीवर्ड आता है तो आप उसके साथ डील कर लोगे। एग्जाम्पल देखते हैं ना, डायगोनल मैट्रिक्स हम देख रहे थे। डायगोनल मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, आप बोलोगे सर 1/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सर 2 रो 2 कॉलम है तो 2/2 होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, आप बोलोगे सर 3 रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया 3/3। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी तो भैया डायगोनल निकल पाएगा। अगर नॉन डायगोनल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो जैसे मैं बात करता हूँ ये इस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स में डायगोनल कहाँ से निकलेगा, नहीं सर डायगोनल निकल ही नहीं पा रहा है। बताओ ये भी रेक्टेंगुलर है, डायगोनल कहाँ से निकलेगा, सर डायगोनल ढूंढ ही नहीं पा रहे हम तो। डायगोनल के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स हम क्या कह सकते हैं, किसे कहेंगे, वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो। तो यहाँ देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये भी डायगोनल एलिमेंट्स है, ये भी डायगोनल है। और नॉन डायगोनल इसमें क्या है, ये रहे, दोनों 0 होगा। नॉन डायगोनल है सर ये रहे और ये दोनों, मतलब दोनों का जो पेयर है वो 0 है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। आई होप इतनी सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, ए जो मैट्रिक्स था उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसमें एक एलिमेंट्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू DIAG, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायगोनल ऑफ 2। यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, देखो एक एलिमेंट्स है ना, समझ जाना 1x1 का डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, तो 1x1 इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, ए डायगोनल ऑफ 2 को। अब मुझे बताइए B इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ -1, 2। तो सर -1, 2 मतलब 2 एलिमेंट्स है और डायगोनल की बात हो रही है, और हमने देखा था डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है। 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स कब आएंगे, तो उसका ऑर्डर 2x2 होगा या फिर 2/2 होगा। तो देखो -1 और 2 था तो -1 2 लिख दिया। अब यहाँ पर डायगोनल कौन कौन से एलिमेंट्स है, सर 3 5 7 है, तो यहाँ पर आ गया 3 5 7। आया समझ में आपको। इस तरीके से क्वेश्चन में भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के देता है ताकि बच्चों को समझ में ना आए। जब समझ में नहीं आएगा तो भैया क्वेश्चन सॉल्व करने की बात तो बनती भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। रिमार्क देखिए, नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इज 0। डायगोनल मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है सर, तो यहाँ देखिए ये डायगोनल था ना, हाँ सर ये डायगोनल था। अरे भैया इसी कोई प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहो, प्रिंसिपल डायगोनल कहोगे तो ये डायगोनल आ जाएगा। एलिमेंट मतलब इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट मतलब भी यही वाले डायगोनल एलिमेंट्स। अब उन्होंने नोट पॉइंट में ये कहा है कि नो एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज 0। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों सर 0 क्यों नहीं हो सकता, क्वेश्चन नहीं बनता है क्यों 0 नहीं हो सकते। तो इसका जवाब आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट्स। आया समझ में, वहाँ पर आपको इसका बहुत खूबसूरत जवाब मिलेगा, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा ना कि डायगोनल एलिमेंट्स क्यों 0 नहीं होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में।
ठीक है, पूरा क्वेश्चन डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कोई एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होगा उसका जवाब आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट्स में। अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चीज़ें और क्लियर करने वाला हूँ ना। आगे बढ़ते ही सारी चीज़ें तो अपनी हो गई है। स्केलर मैट्रिक्स, देखिए आ गया स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए थ्योरम क्या लिखी है, अ डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है भैया, डायगोनल मैट्रिक्स अभी हम पढ़कर आए हैं। इज सेट टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट इज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यदि डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। तो मैं एक एग्जांपल लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास है, मान लेते हैं कि 2x2 का मैट्रिक्स है या फिर 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या करा, 1 पुट कर दिया। और नॉन डायगोनल क्या होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, सर 0 होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ सर डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है? हाँ सर इक्वल है। तो क्या कहलाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा? सर सही सही तो दोनों है, लेकिन ये ज़्यादा सही कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स कवर कर रहा है डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को, कि डायगोनल मैट्रिक्स में ही यदि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और मैट्रिक्स मैं आपको समझाता हूँ, 3x3 का ले लेते हैं हमें ना। ये आ गया, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सर डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम है और 4 है। तो डायगोनल एलिमेंट यदि सेम हो जाए, है ना, तो हम क्या कहेंगे इसे, और डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ सर डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। तो क्या कहोगे इसे, सर इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे सर रो इंटू कॉलम, रो है 3, कॉलम है 3, तो 3/3 हो गया। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते अगली, है ना, अगली मैट्रिक्स पर, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। क्या लिखा हुआ आगे, सर यहाँ पर हमें गिवन है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आसान कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। आज डायगोनल मैट्रिक्स, फिर से डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है भैया, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। यदि उसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल 1 हो जाए तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ये दोनों क्या है सर, ये दोनों के दोनों स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जो इसका डायगोनल एलिमेंट्स थे वो थे इक्वल। यहाँ पर इक्वल बोला गया था, और यही इक्वल के यदि मैं 1 लिख दूँ तो क्या बनेगा सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे तो सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, हाँ बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल भी है। लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है सर, ज़्यादा सही आइडेंटिटी होगा। क्यों भैया, क्योंकि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जिसमें क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों का डेफिनेशन लगभग सेम है। इसमें क्या होता है, एलिमेंट डायगोनल इक्वल होते हैं, उसमें क्या होता है एलिमेंट डायगोनल जो रहते हैं वो 1 होते हैं। तो ज़्यादा सही तो सर ये आइडेंटिटी वाले को कर रहा है, यूनिट मैट्रिक्स को कर रहा है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। यदि ऑप्शन में यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ स्केलर है और डायगोनल है, तो ज़्यादा सही स्केलर होगा। क्यों, क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं, एलिमेंट्स इक्वल होते थे, इक्वल हो गया। अगर ऑप्शन में स्केलर भी नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, सर फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। थोड़ा सा बैठ के सोचो, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, आसान है चीज़, है ना। तो 2x2 का तो मैंने यहाँ पर बना दिया था। एक आपको यूनिट मैट्रिक्स जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, 3x3 का मैं बना देता हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स आपके पास है। इसका ऑर्डर क्या है सर, इसका ऑर्डर है m/n। m मतलब नंबर ऑफ रो कितनी है 3, बाय n नंबर ऑफ कॉलम कितनी है सर 3। तो 3/3 का आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स A है। आया समझ में, हाँ सर आ गया। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है सर वो है इक्वल, और साथ में वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये क्या बन गया, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। इसको रीड कैसे करेंगे, चलो वो भी लिख देता हूँ, है ना, क्वेश्चन में आएगा आपको लिखा हुआ है ना, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 या फिर 3x3। इसे कैसे रीड करोगे सर, इसे रीड करना बहुत आसान है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 या फिर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, या फिर आइडेंटिटी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2।
आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम है ना डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, है ना, जल्दबाजी नहीं की जा रही है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग समझे, और कोई डाउट रह जाता है ना कमेंट सेक्शन में मुझे पिन कर देना, है ना, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ऐसा लगेगा कि नहीं कोई मेजर सा डाउट है, इस पर अलग से वीडियो बना के अपलोड करना चाहिए, तो मैं अलग से वीडियो बना के इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा और आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगला मैट्रिक्स सर हमारे पास आता है सिंगल टोन मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स क्या होता है सर? नाम से पता चल रहा है सिंगल टोन, सिंगल मतलब शायद कोई सिंगल जैसा कोई चीज़ होने वाली है यहाँ पर, तो शायद वैसा कुछ हो सकता है। A matrix is said to be a single tone matrix. एक मैट्रिक्स को हम सिंगल टोन मैट्रिक्स कहेंगे if it has only one elements, मतलब उसकी लाइफ में सिर्फ एक एलिमेंट्स हो तो उसे हम सिंगल टोन एलिमेंट्स कहेंगे। ये कुछ आपकी लाइफ जैसा ही है, सिंगल है ना तो a matrix is said to be a single tone matrix if it has only one element. यदि मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स अवेलेबल है तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल टोन मैट्रिक्स कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने गिवन है। पहला मैट्रिक्स आपके पास ये रहा 3, इसका ऑर्डर क्या है सर 1 क्रॉस 1, इसमें एक ही एलिमेंट्स है तो ये सिंगल टोन मैट्रिक्स बन गया। सेकंड मैट्रिक्स सर एलिमेंट्स तो उसमें वेरिएबल आ गया, भैया आ सकता है, जरूरी है क्या कि रियल नंबर ही होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा, कुछ और भी आ सकता है, वेरिएबल लिख दिया हमारी मर्जी। हाँ सर ठीक है, वेरिएबल आ गया तो एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही एलिमेंट्स है, तो एक ही एलिमेंट्स है तो हम इसे क्या कहेंगे? सिंगल टोन एलिमेंट्स या फिर सिंगल टोन, सॉरी एलिमेंट नहीं, सिंगल टोन मैट्रिक्स कहेंगे। ये सर ये भी सिंगल टोन मैट्रिक्स होगा, आर सिंगल टोन मैट्रिसेस। ये सारे के सारे सिंगल टोन मैट्रिसेस है। ये तो बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं अगले मैट्रिसेस की ओर, मैट्रिक्स की ओर। देखिए अगला मैट्रिक्स आपके पास क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कि कुछ ट्रायंगुलर टाइप का बनने वाला है, या ट्रायंगुलर की डेफिनेशन यहाँ कहीं फिट होंगी या फिर ट्रायंगुलर बनेगा, दो में से कोई एक चीज़ यहाँ पर होने वाली है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ट्रायंगुलर के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ it is each element above or below the principal diagonal is 0. प्रिंसिपल डायगोनल के अबो या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के जो एलिमेंट्स यदि वो 0 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल, सॉरी उसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर दो टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, फिर से इस डेफिनेशन पर हम आएंगे ना, अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसके प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये वाला के अबो या फिर बिलो के एलिमेंट 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल अपर साइड बनेगा तो प्रिंसिपल डायगोनल कहाँ थे सर? ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल। अब उन्होंने बोला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर कब बनेगा? जब अपर साइड में एलिमेंट्स अवेलेबल हो। ये हमने लॉजिक लगा लिया तो बन गया अपर ट्रायंगुलर, हाँ बन गया। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के या तो बिलो के एलिमेंट 0 होंगे या फिर अपर के होंगे, तो बिलो के एलिमेंट 0 कर दिए। क्यों? अगर अपर के कर देंगे सर ये डायगोनल बन जाएगा ना, फिर तो ये ट्रायंगुलर बना ही नहीं। और ये अपर ट्रायंगुलर बनने, इसको बनाने के लिए हमें अपर के एलिमेंट्स को रखना होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के एलिमेंट्स को 0 करना होगा। ये क्या बन गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो यहाँ पर अबो वाले एलिमेंट्स जो है वो वाली डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई हो गई, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अब बिलो में क्या बोलूँगे सर? बिलो में क्या होगा? जो प्रिंसिपल डायगोनल था उसके प्रिंसिपल डायगोनल और उसके बिलो के जो एलिमेंट्स है वो रहेंगे, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट अबो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। देखो ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल, इसके जस्ट अबो वाले एलिमेंट्स क्या हो गए? 0 हो गए। तो आप क्या लॉजिक लगाओगे? सर ट्रायंगल ऐसा बन रहा है मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी ट्रायंगल ऐसा बन रहा है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आसान सा लॉजिक है कि नहीं? चलो इसकी थ्योरम को मैं पढ़ देता हूँ। A square matrix in which all elements above the principal diagonal are 0 is called a lower triangular matrix. प्रिंसिपल डायगोनल के यदि अबो वाले एलिमेंट 0 है तो हम क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि लोअर साइड बन रहा है ट्रायंगुलर तो ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अगला है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सर हॉरिजॉन्टल पता नहीं किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल ये रहा, ठीक है, वर्टिकल मतलब कुछ इस टाइप का। तो उन्होंने बोला है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो अगर हम लॉजिक लगाए ये हॉरिजॉन्टल था, इसको मैट्रिक्स में लिख दे, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हुआ है? हाँ सर, यहाँ 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 6, नंबर ऑफ रो कितनी सर? 1 ही है। तो कुछ ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ रो कम होंगी एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ कॉलम, तो शायद हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हमें मिल जाए। देखते थ्योरम पढ़ते पता चल जाएगा हमें। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
इफ द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। वही वाला लॉजिक लगा दिया उन्होंने जो हमने सोचा था। देखो हमने सोचा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब बनेगा, जब कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप का बन जाए। हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसा होता है, हमने मैट्रिक्स बनाया तो एक नंबर ऑफ रो कितनी बनी, 1 बनी। भैया 2 भी तो हो सकती है, हाँ सर 2 भी लिख देंगे। अब इसमें एलिमेंट कितने आएंगे, आप बोलोगे सर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सर इसमें। तो ये सब क्या है, कॉलम ही तो है। तो नंबर ऑफ कॉलम एज कंपेयर नंबर ऑफ रो क्या है, ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या कम है, तो हमें क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मिलेगा। बस आसान सा था। अब देखो कुछ 1-2 एग्जांपल में लिखवा देता हूं तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी होगी। अगर मैं कहूं a इज इक्वल टू 1 1 3 3 1 3, इसका ऑर्डर क्या होगा, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो हमने तो पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कि जो नंबर ऑफ रो रहती है वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या रहती है, लेस रहती है। तो नंबर ऑफ रो कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने 3, क्या उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, हाँ सर कर रही है। तो ये क्या बन गई, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बन गई। एक बी और ले लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या है सर, नंबर ऑफ रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रो 1 है, कॉलम कितनी है 4 है। सर यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा है तो ये बन गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सी ले लेते हैं, इस बार नंबर ऑफ रो में 3 ले रहा हूं, मेरा मन कर रहा है। नंबर ऑफ रो कितनी है सर, नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम सर टोटल 5 है। सो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो कितनी है सर 3, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 5, क्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम है, हाँ सर कम है। तो ये फिर से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बन गया। आसान था कि नहीं कॉन्सेप्ट, बहुत आसान था ना। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो कीवर्ड लिखे, जैसे यहाँ पर वर्टिकल मैट्रिसेस लिखा है, तो इस कीवर्ड को तोड़कर बनाने की कोशिश करिए, यहीं से आपको डेफिनेशन बन जाएंगे, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे ना। थ्योरम को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान आसान चीज़ें। अगला देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स, सर ये तो बहुत आसान है, वर्टिकल कुछ ऐसा होता है, तो अगर यदि मैं इसको मैट्रिक्स बना दूँ तो मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। अब ऐसा बनाना पड़ेगा मैट्रिक्स के लिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो, पहली रो, यहाँ पर दूसरी रो, तीसरी रो, 4th रो, 5th रो, 6th 7th 8th 9, टोटल 9 रो हमने बना दी, और कॉलम तो 1 ही है। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकला कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होंगी, तब हमें क्या मिलेगा, वर्टिकल मैट्रिक्स मिलेगा। चेक कर लेते थ्योरम। A matrix is said to be a vertical matrix, एक मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे if the number of rows is greater than the number of column, यदि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हुई तो। देखो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ भी अप्लाई किया था कि नहीं किया था, हाँ सर। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बहुत आसान है इसको लिखना, हाँ सर लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 एग्जाम्पल लिख दीजिए। यदि मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ रो इसमें ज़्यादा होती तो एक काम करते 2 रो ले लेते, कॉलम एक ही लेना है भैया, एक ही कॉलम है 2 रो है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रो कितनी है सर 2, कॉलम कितना है 1, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है, तो ये बन गया वर्टिकल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, ये ढंग से बना नहीं है, इसको फिर से बनाते हैं ना। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3 4 5, सर 5 है। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है सर 2 है। क्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है, हाँ सर नंबर ऑफ रो 5 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है, तो ये बन गया वर्टिकल मैट्रिक्स का टाइप। समझ में, वर्टिकल मैट्रिक्स का, सॉरी टाइप नहीं, वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन, आप जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है सर, जहाँ तक हम थोड़ा बहुत लॉजिक लगाए तो उन्होंने बोला नल मैट्रिक्स या फिर जिसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, शायद जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट जीरो, ऐसा कुछ लॉजिक हो सकता है क्या। चेक करते थ्योरम। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। वही वाला लॉजिक जो हमने सोचा था वही लग गया, मतलब सारे एलिमेंट्स यदि किसी मैट्रिक्स के जीरो है तो आप क्या कहोगे, उसे नल मैट्रिक्स कहोगे। कुछ एग्जाम्पल हो जाए, ये नल मैट्रिक्स बन गया, फिर से आप जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये फिर से नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। 3x3 का भी बना सकते हो, 3x5, 5x3 का भी बना सकते हो।
नंबर ऑफ रो कितनी है सर? नंबर ऑफ रो 5 है। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है सर? 3 है। तो 5/3 का बन गया। जीरो मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5/3 या फिर नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5/3, 5×3 भी बोल सकते हो आप। समझ में आया आपको? बहुत आसान है भाई, यहाँ तक की सारी चीज़ें आसान है, ये भी आसान कॉन्सेप्ट ही है। पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना है। सब मैट्रिक्स, सर हमने सेट पढ़ा था, सेट सबसेट है ना, इस टाइप की डेफिनेशन पढ़ी थी ना। सबसेट मतलब सेट का ये पार्ट, तो वैसे ही शायद यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाए। सब मैट्रिक्स मतलब शायद मैट्रिक्स का कोई पार्ट हो। चलो देखते, थ्योरम पढ़ते हमें पता चल जाएगा। हमने जो लॉजिक दौड़ा है हमारे माइंड में, क्या पता वो सही हो। अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स, वही वाली चीज़ जो हमने भी माइंड में दौड़ाई थी। तो वो बोला ना उन्होंने, अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स की किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को या फिर दोनों को डिलीट करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स बच रहा है उसे आप क्या कहोगे? सब मैट्रिक्स कहोगे। देखो उन्होंने कुछ एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ दिस। एक मैट्रिक्स आपके पास ये रही, उन्होंने क्या करा, इसका फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो इन दोनों को डिलीट कर दिया। क्या बचा? ये वाला पार्ट, उसको अलग से लिख दिया, वो बन गया सब मैट्रिक्स। समझ में आया आपको? हाँ सर आ गया। लेकिन फिर भी मैं एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करवाना यहाँ पर चाहता हूँ, है ना। अब एक काम करो, 2×3 का ऑर्डर ले लेते हैं ना। 2×3, 2 मतलब नंबर ऑफ रो 2 होंगी, 3 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होंगे, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम 3 होंगी। अब मेरा मन कर रहा है भैया इसमें कि मुझे ये रो 1 को, सॉरी कॉलम 1 है ये, कॉलम 1 को डिलीट कर देना है। तो ये वाला पार्ट बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? तो इसको एक काम करो, डी नाम दे दो। क्या बचा? 2 3 3 2। सो डी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ बी। आया समझ में? डी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ बी, क्योंकि इसी के एक ये पार्ट है, एक पार्ट हमने क्या करा, कॉलम 1 को डिलीट करा, तो यहाँ से हमें एक पार्ट मिल गया ये वाला। आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी सब मैट्रिक्स तक की। आगे बढ़ते हैं ना। अब और भी आसान कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सर ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कुछ नहीं, दिस सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सर वो तो हमें पता ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स हमें मिल पाते हैं। तो ये तो चीज़ अगर नहीं भी लिखी जाती तो भी हमारा काम बन जाता है, लेकिन ठीक है उन्होंने लिख दिया है। तो दिस सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है उनको यदि आप सम कर दे तो वो क्या कहलाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हम प्रॉपर्टी थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले एक एग्जांपल हो जाए भैया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का। एक एग्जांपल ले लेते हैं हमें ना। मान लीजिए आपके पास एक बी मैट्रिक्स है, अब मुझे बताओ यहाँ पर ट्रेस क्या होगा? सर ट्रेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है कि हाँ है, 3×3 भाई बन रहा है, रो इनटू कॉलम बन गया। अब मुझे बताओ डायगोनल कहाँ होंगे? सर ये रहा डायगोनल, इसके एलिमेंट्स का सम कर दो। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? ट्रेस के इक्वल होता है। सो ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सर जो इसके डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम ऐड कर देंगे, 1 + 1 प्लस ऑफ -1। सो 1 + 1 क्या मिलेगा सर? 2 मिल जाएगा, प्लस माइनस -1। तो 2 - 1 क्या मिलेगा सर? 1। सो ट्रेस ऑफ बी क्या मिला आपको? 1 के इक्वल मिला। आसान था ना भैया? मुझे तो आसान लगा, बहुत आसान ही है ना। मुझे पता है आप लोगों से बन के आऊँगा आसान है। अब कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पर, कुछ प्रॉपर्टी में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और अभी कुछ प्रॉपर्टी में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन है, कई इन्वर्स मैट्रिक्स भी आपको गिवन है जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कई मैट्रिक्स के साथ उन्होंने क्या करा, स्केलर को मल्टीप्लाई भी किया है। तो अभी आप ये प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना तो और चीज़ें आपको क्लियर करवा दूंगा, उसका आप लोड मत लीजिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई करेंगे ना। मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स आपके पास है और उन्होंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये बोला ना स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों? क्योंकि हम ट्रेस फाइंड कर रहे हैं। तो देखो ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, सेम है कि नहीं है? हाँ सर सेम है। एंड के इज ए स्केलर, के कोई स्केलर है,
यदि हम ट्रेस ऑफ के इंटू ए करें, कोई ए मैट्रिक्स था, उसके साथ मान लो के की वैल्यू 2 थी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये 2 है, उसको आप ट्रेस के बाहर लिख सकते हो, लिख दिया इन्होंने, और ट्रेस ऑफ ए फाइंड कर लो और के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैट्रिक्स का एडिशन और क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये थोड़ा आसान होगा कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हम फाइंड कर लेंगे और ट्रेस ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। यदि बीच में प्लस हमें गिवन क्वेश्चन में, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस गिवन तो माइनस कर देंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड सर हमें समझ में नहीं आया, उन्होंने ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी लिखा है। कोई बात नहीं, आगे मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आने वाला है, तो वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ ना, ज़्यादा लोड मत लेना। ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, सर ये भी हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो इक्वल हो जा रहा है ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। अभी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो सीखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको आप होल्ड पे रख सकते हैं। आगे मैं आपको जब बताऊंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तब आपके लिए थोड़ा आसान होगा, है ना। अब ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ, ये क्या है, ए ट्रांसपोज, क्या है, ए ट्रांसपोज। सर ये ट्रांसपोज क्या होता है, ये भी हमने नहीं पढ़ा, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसको मैं आगे करवाऊंगा, तो इसको भी आप लिख के नोट कर लीजिए। ट्रांसपोज निकालना भी सिखाए जाएंगे, एक एक चीज़ आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, सारी चीज़ जो यहाँ पर हो रही है ना, सारी प्रॉपर्टी आपको लेक्चर सीरीज में कवर करवाने वाला हूँ मैं। ट्रांसपोज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और इसके अलग से जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर कवर की जाएंगी, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे। अब क्या है, फिफ्थ है सर ट्रांसपोज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई एन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था ना, हाँ सर हमने पढ़ा था, यहाँ कहीं लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रहा। अब मुझे बताओ, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, सर 3 है, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, आई बेस में 3 लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ आपके पास एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, आई सबस्क्रिप्ट में क्या लिखोगे या फिर बेस में क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे। समझ में आया, हाँ सर ये चीज़ समझ में आ गई। तो यही चीज़ उन्होंने क्या करा, यहाँ पर प्रॉपर्टी में अप्लाई कर दी है, देखिए यहाँ पर अप्लाई कर दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन, मतलब एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जो ऑर्डर एन है वहाँ पर एन यहाँ पर आ जाएगा। नहीं आया समझ में, चलो इसको देख लेते, इसको मैं करवाता हूँ, है ना, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं सारी चीज़ें आपको समझ में आए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7 ले लेते हैं, ऑर्डर 7, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले ऑर्डर हम ले लेते हैं 1, फिर ऑर्डर 2 ले लेते हैं, फिर ऑर्डर 3 ले लेंगे, फिर ऑर्डर n ले लेंगे भाई, तो हमको समझ में आएगा कि कोई पैटर्न बन रहा है क्या। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ I1 लिख दूंगा मैं और इसका ट्रेस निकालूं, तो इसके अकॉर्डिंग I1, 1 मतलब n के इक्वल, तो आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए आंसर, n आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है 1, क्या मिलेगा सर 1 मिल जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सर ये कुछ ऐसा बनने वाला है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बनेगा 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे ट्रेस फाइंड करके दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे सर हमने तो यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि ट्रेस ऑफ आई सबस्क्रिप्ट में n हो तो डायरेक्ट n लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर यदि हम देखें तो सबस्क्रिप्ट में क्या है 1 है, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। लेकिन सर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स के सम होता है, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कितना है 1 ही है, तो 1 ही आएगा। वैसे इसका सम कर देंगे एलिमेंट्स का, डायगोनल क्या मिलेगा 2, सो ट्रेस ऑफ I2 क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। यहाँ देखो ना भैया, यहाँ पर n था तो n आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यहाँ पर 2 था तो आया 2, आया कि नहीं आया। अब बताओ ट्रेस ऑफ I3 क्या मिलेगा, सर डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दो, 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। अगर मैं n का निकालूँ तो सर 1 के लिए 1 मिला, 2 के लिए 2 मिला, 3 के लिए 3 मिला, तो एक पैटर्न बन रहा है, n के लिए n मिलेगा, ये हमने प्रूफ कर दिया, और यही तो फॉर्मूला था, आसान है कि नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ट्रेस ऑफ A इंटू बी, मतलब A मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नॉट इक्वल ट्रेस ऑफ A इंटू ट्रेस ऑफ B। तो ज़्यादा लोड लेने की बेटा जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो इसको नोट कर लेना है ना, आगे चीज़ें आने वाली है। ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ C इंटू A मैट्रिक्स इंटू C इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ा है नहीं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर इसे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिख लीजिए
वो आगे देखा जाएगा। अब देखो उन्होंने सी के लिए क्या लिखा है, वेयर सी इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। सर ये क्या होता है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स? कोई बात नहीं, आगे आएगा। ये कहाँ आएगा? जब हम सी इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, बी इनवर्स फाइंड करेंगे, मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे, तब हमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वाले केस मिलेंगे। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आगे लेक्चर में सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी, सारी कहानियाँ आपको क्लियर हो जाएंगी पानी की तरह। ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गया। उसी में एक बढ़ता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये सारी क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है उसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर और याद रखिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। 3/2, 2/3, 7/1, 1/7, इन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने मत बैठ जाना भैया, है ना, नहीं निकाल पाओगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मान लेते, चलो मैं इसको सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ ना पहले। तो मान लीजिए आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, इसको क्या लूँ मैं, 3x3 ले लूँ क्या? 3x3 आसान होगा, है ना, आसान भी होगा, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक काम करते, सबसे पहले 2x2 ले लेते, फिर 3x3 लेंगे और फिर 4x4 आपको दूंगा मैं होमवर्क में। तो यहाँ पर ले लीजिए 4, 0, 2, 3 और ये 0 की जगह एक काम करो, कोई और एलिमेंट ले लो। वो क्यों मैं बताऊंगा आपको ना, आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ कर लेते हैं हम। तो ये आ गया आपके पास एक ए मैट्रिक्स। अब मुझे बताओ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करोगे? सर इस तरीके से एक पैरेलल, दो पैरेलल लाइन लिख देंगे, मतलब बना देंगे और उसके बीच में ए को लिख देंगे। ये तो ये रिप्रेजेंट करेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्या रेट करूंगा आप इसे? सर इसे हम रेट करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एक मिनट, आई थिंक कुछ गलती होगी, हाँ हमसे गलती हो गई है। ये हो गया टाइप, कोई नहीं, टाइप टूल हो गया था। अब ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ पर टाइप टूल पे क्लिक हो गया था, तो जो मैं लिख रहा था वो टाइप हो जा रहा था। तो इसको हम क्या रेट करेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे फाइंड करोगे? सर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है। तो देखो डिटर्मिनेंट फाइंड करने की बहुत सारी मेथड है, लेकिन जो मुझे बहुत आसान लगती है वो मैं आपको बताऊंगा और जो मैं फॉलो करता हूँ। क्या करोगे आप? रो 1 के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का एक्सपांसिएशन करोगे, मैट्रिक्स को एक्सपांड कर दोगे। किसके करस्पॉन्डिंग? रो 1 के करस्पॉन्डिंग। रो 1 कहाँ है? सर ये रही रो 1। अब देखो कुछ चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट सर 4 है, यहाँ पर प्लस लिख दो। रो 1 का सेकंड एलिमेंट सर 7 है, सेकंड पे क्या आएगा? माइनस आएगा। थर्ड एलिमेंट रहता तो प्लस, फोर्थ रहता तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ही सीरीज चलते रहती है। यहाँ पर दो एलिमेंट्स है तो प्लस माइनस लिख के हम चीज़ों को खत्म कर देंगे यहीं पर ही। ये हो गया, प्लस माइनस लिख दिया। अब आगे क्या करोगे? अब पूरा ध्यान आप रखोगे बोर्ड पर, है ना, पूरा ध्यान बोर्ड पर। रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड कर रहे हैं ना, तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या मिला सर? 4। 4 के साथ साइन क्या है? प्लस का, तो +4 लिखिए, ब्रैकेट बनाइए। हाँ सर बना दिया। 4 वाली रो को, 4 वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए। क्या मिला आपको? सर 1 मिला, यही मिला ना, इस 1 को यहाँ लिख दीजिए। ये लिख दिया आपने 1। सर पहला एलिमेंट्स हो गया, सेकंड एलिमेंट 7 है, उसके साथ साइन क्या है? माइनस का, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर पुट कर दोगे -7। फिर ये 7 की रो को और कॉलम को हम डिलीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। उस 2 को यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दोगे, आप लिख दीजिए। बस भाई हो गया सॉल्व, इतना सही था। सो 4 × 1 क्या मिलेगा सर? 4। -7 × 2 क्या मिल जाएगा सर? ये मिल जाएगा -14। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -10 मिलेगा। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मॉड ए है, ठीक है, मॉड ए नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। इसको मैट्रिक्स में अलग रेट करते हैं ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव हो सकता है, यूनिक वैल्यू मिलेंगे आपको। सर ये तो 2x2 की बात हो गई है, अगर 3x3 का आ गया तो चलो 3x3 का भी देख लेते हैं। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 3x3 में। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है बी, इसके एलिमेंट क्या लिखूँ सर? 1 2 3, 3 1 2,
1 3 2 ये लिख दीजिए। हमें समझाना ही तो है, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझाना चाहता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सर हमने जो पिछले वाले में सॉल्व किया रो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या इसमें वही लगाएंगे? हाँ बिल्कुल वही मेथड लगाएंगे। रो 1 के करस्पॉन्डिंग में क्या करेंगे? मैट्रिक्स का एक्सपांसेशन कर देंगे। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सर रो इंटू कॉलम, रो 3 है कॉलम 3 है। सर यहाँ पर हमने क्या किया था? प्लस माइनस किया था, और 2 ही में एलिमेंट थे रो 1 में, तो प्लस माइनस पे हमारी गाड़ी रुक गई थी। अब यहाँ पर तो रो 1 में 3 एलिमेंट्स है, शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो मैं कहूँगा आपसे शुरुआत होगी प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस, अगर आगे एक और एलिमेंट होता तो माइनस आ जाता, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलाते रहो ना, आपका काम हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? सर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है, तो ये लिख देंगे, ये इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। अब हमने रो 1 के करस्पॉन्डिंग उसको एक्सपांड करना है, तो रो 1 के करस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट क्या मिला? 1, 1 के साथ साइन क्या है सर? प्लस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये +1 आ जाएगा, लिख दीजिए +1। इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम दोनों को डिलीट कर दो, क्या मिला? सर ये मिला हमें 1 2 3 2, लिख दीजिए इसे यहाँ पर। क्या मिला? सर ये मिला, इसे यहाँ लिख दीजिए। कहाँ लिखना है? यहाँ पर 1 2 3 2। एक चीज और ध्यान रखना, 1 2 3 2 लिखा ना आपने? किसे लिखा है? इसे लिखा है। तो आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट में लिखोगे 1 2 3 2 इस तरीके से, ठीक है। वो क्यों लिख रहे हैं, आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, पहले एक्सपांड तो करिए। सेकंड एलिमेंट सर -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सर -2, 2 की रो को 2 के कॉलम को डिलीट करा, क्या मिला? 3 2 1 2, इसे यहाँ लिख दीजिए 3 2 1 2, लिख दिया आपने, है ना। थर्ड सर 3 मिला, +3 लिखेंगे इसे तो हम, तो यहाँ पर आ जाएगा +3, 3 की रो को एंड कॉलम को डिलीट करा, क्या मिला? 3 1 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 1 3। एक बार मुझे चेक करने दीजिए सारी चीज़ें हमने सही तो की है ना। 1 के करस्पॉन्डिंग किया तो 1 2 3 2 मिल गया, ठीक है। -2 यहाँ पर आ जाएगा, तो -2 मतलब 2 की रो को कॉलम को डिलीट करेंगे 3 2 1 2 3 2 1 2, ठीक है। 3 की रो को कॉलम को डिलीट करेंगे 3 1 1 3, हाँ ये भी सही है, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे बताइए? सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 है। अब देखो ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, बीच में माइनस लिखो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर 6 आ गया, -2 एज इट इज। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 6। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस लिख दो, 2 आ गया। फिर 3 लिखिए, 3 को 3 से आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा? सर 9। 1 को 1 से करिए, बीच में माइनस लिख दीजिए। चेक करने दीजिए सारी प्रोसेस हमने सही तो की है ना। 1 2 × 1 2, 3 × 2 6, -2 2 × 3 6, 2 × 1 1 3, 3 × 3 सर 9 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें हमने सही लिखी है यहाँ पर। 2 - 6 क्या हो जाएगा? सर -4 होगा, -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। 6 - 2 सर 4 होगा, 4 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आएगा। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू -4 - 8 क्या मिलेगा? सर -12 + 24। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू -12 + 24 क्या मिलेगा? सर 12 मिलेगा हमें। 2 - 6 क्या हो रहा है? 4, 4 × 1 4, 6 - 2 सर ये हो जाएगा 4, 4 × -2 कितना हो जाएगा? -8। यहाँ पर 8 मिलेगा, 8 × 3 24, -4 - 8 -12 होगा, -12 + 24 क्या हो जाएगा? +12 के इक्वल। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी आ गया +12 के इक्वल। समझ में आया आपको? ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आता है कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस बहुत आसान है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, विद इन सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। 2 मैट्रिसेस, एक ए मैट्रिसेस है और एक बी मैट्रिसेस है। और देखो ए मैट्रिसेस का ऑर्डर M × N है, इसका ऑर्डर है P × Q, ठीक है। हाँ सर ये हमें समझ में आ गया। आर सेड टू बी अ कंपेरेबल इफ M इज इक्वल टू P। ये जो M है वो P के इक्वल होना चाहिए, ठीक है सर ये हो गया। एंड N इज इक्वल टू Q, जो ये N है वो Q के इक्वल होना चाहिए। तो सर यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर आ गई ना, M की वैल्यू P के इक्वल होना चाहिए, N की वैल्यू Q के इक्वल होना चाहिए। M की वैल्यू P पुट कर दो, यहाँ पर Q की वैल्यू N की वैल्यू Q पुट कर दो, तो P × Q मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो तो कंपेरेबल बन गए। हाँ भैया वही चीज़ बोली गई है, इफ़ 2 मैट्रिसेस ऑर्डर आर सेम तो उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या होंगे? कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगी।
कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगी। जैसे सर एक एग्जांपल बता दीजिए। देखो ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 4 3 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। एक बी मैट्रिक्स आपके पास है ना, इसका ऑर्डर क्या है सर, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स ही है। क्या है, कंपेरेबल है? हाँ सर कंपेरेबल है, कंपेरेबल है। कंपेरेबल मतलब इन दोनों कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। क्या कंपेयर करेंगे वो हम आगे देखेंगे, है ना। हाँ कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए ऑर्डर सेम आना चाहिए। ऑर्डर तो सेम है सर, इतना हम कर लेंगे। हम लिख सकते हैं हाँ ये दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स है। बस इतना सही था इसमें, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी, और मैं कहूँगा इतना इनफ है। बेसिक छोटी छोटी चीज़ें थी, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ों को आज कवर किया। बहुत आसान चीज़ें थी, आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं या फिर हमारी जो टीम है वो आपको रिप्लाई करेंगी, रिस्पॉन्स करेंगी। और कोई अगर मेजर डाउट है कि सर इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करवाइए, या फिर ये वाली में डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करके आपको क्या करेंगे, लिंक शेयर कर देंगे। आई होप जितना आज पढ़ा है मैंने आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।